हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज सॉल्यूशन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 करेंगे बेटा हम। और आज सॉल्युबिलिटी गैस की किसी भी लिक्विड में किस चीज़ पे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब जितने भी फैक्टर्स थे उनमें प्रेशर एक मेन फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम हेनरी लॉ। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। इसके लिए जितना मैं आपका धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो आज का हमारा लेक्चर है हेनरी लॉ। So today our lecture is Henry Law। तो हेनरी लॉ किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द सोल्यूबिलिटी। इट इज रिलेटेड टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो हेनरी लॉ सोल्यूबिलिटी पर बेस है कि किसी गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होगी, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, तो ये सब पढ़ेंगे अब हम। तो हेनरी लॉ है क्या? तो हेनरी लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं। तो एक मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 यह है मास के फॉर्म में और दूसरे है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो डेफिनेशन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूं मैं बिकॉज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात मैं प्रीवियस क्लास के लेक्चर में बता चुका हूं आपको। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड, द मास ऑफ ए गैस dissolved is directly proportional to the gas। और क्या गैस? प्रेशर ऑफ गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये है हेनरी लॉ। मींस मास ऑफ गैस m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो मास ज्यादा डिसॉल्व होगा गैस का, प्रेशर कम कर दोगे तो मास गैस का कम डिसॉल्व होगा। तो m इक्वल्स टू kp। ये है हेनरी लॉ। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करूं तो मास भी डिफरेंट डिफरेंट ही डिसॉल्व होगा गैस का। तो इससे मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं। वो रिजल्ट ये है कि इफ प्रेशर इज P1, अगर शुरू में प्रेशर क्या हो P1, देन मास क्या हो जाएगा उसका? मास इज M1 एंड यूजिंग हेनरी लॉ M1 इक्वल्स टू KP1। तो K तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा दोनों ही कंडीशन में। एंड इफ प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर इज P2, P1 से चेंज कर दिया, P2 बढ़ा दिया या घटा दिया जो भी है, तो मास ऑफ गैस वो भी क्या हो जाएगा? M2। अगेन M2 इक्वल टू K P2। नंबर 2, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, M1 अपॉन M2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये एक रिजल्ट है हेनरी लॉ का जिसका यूज करेंगे हम किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड को कैलकुलेट करने में। तो ये है हेनरी लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अब इसकी करते हैं सेकंड डेफिनेशन। अब देखो, जैसे ये हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। गैस का जो मास डिसॉल्व्ड होगा ग्राम में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहां पर देख लो, प्रेशर पिस्टन ऊपर है
पिस्टन ऊपर है और ये गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पर्पल डॉट्स। अब जैसे ही कंप्रेस करूंगा मैं इसे, कंप्रेस कैसे होगा, ये कंप्रेस होगा प्रेशर को अप्लाई करके। जैसे ही मैं इस पर प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन नीचे आ गया। तो जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, पहले यहाँ पर लिक्विड में कम डिजोल्व थे, अब ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे। और कंप्रेस कर दिया मैंने इसको, और ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस में, लिक्विड में गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरा बताता हूं तुम्हें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस सोल्यूबिलिटी, यह है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो मास के टर्म्स में थी। हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो दिस सोल्यूबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी मास ऑफ गैस डिजोल्व वो इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शंस भी इंक्रीज होंगे वहां पर सोल्यूट के, मींस गैस के। तो सोल्यूबिलिटी X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। X इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं K डैश P। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश इंटू X। अब ये 1 अपॉन K डैश, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं एक दूसरे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, उसको बोलता हूं KH। KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरी कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा P इज इक्वल टू KH इंटू X। आप ये भी बोल सकते हो गैस का प्रेशर सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह है इसकी सेकंड डेफिनेशन हेनरी लॉ की। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो पहला और सेकंड दोनों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो तो था m इक्वल्स टू KP, और ये है P इक्वल टू KH इंटू X। दोनों ही रिजल्ट आपको याद करने हैं यहां पर, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग। इफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP 0.195, तो सोल्यूबिलिटी H2S की 0.195 है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रेशर, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए भाई, 0.195 सोल्यूबिलिटी है, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए इसमें 0.195। वाटर के निकालूंगा मैं मोल्स, तो 1 किलोग्राम वाटर में 1000 ग्राम है, 18 से डिवाइड कर दूंगा कितना आ जाएगा 55.55। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी सोल्यूबिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। प्रेशर आपको गिवन होगा, तो प्रेशर गिवन होगा, प्रेशर की वैल्यू रख के और ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आप KH की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ KH, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था P इक्वल टू KH इंटू X। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं KH इक्वल टू P अपॉन X, मीन्स KH की वैल्यू पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करेगी। तो एज द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस।
KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप KH की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी या सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अब आपको पता है सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर अगर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी गैस की, ठीक है। तो अब KH की वैल्यू का सोल्यूबिलिटी से क्या है, तो KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH की वैल्यू इंक्रीजेस, और KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये है KH की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? तो एप्लीकेशन नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स में इसकी एप्लीकेशन है। अगर हमें कोल्ड ड्रिंक्स बनानी है तो हम हेनरी लॉ का यूज करेंगे। प्रेशर बढ़ाकर हम जो CO2 के अमाउंट है वो इंक्रीज कर लेंगे। नंबर टू इसकी एप्लीकेशन है डीप सी डाइवर्स। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो नीचे जाते हैं, वो क्या काम करेंगे, वो कंप्रेस्ड एयर लेकर जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो इससे उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम से वो सफर करते हैं, उसको बोलते हैं बेंड्स। तो बेंड्स होते क्यों हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं नीचे तो प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब वापस से जब वो सरफेस पे आते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है, तो गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लग जाती है। जब गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी तो सडन वहां पर पेन होगा, उस जिस पेन से वो सफर करेगा उस पेन को बोलते हैं हम, उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक पिक्चर से। ये देखो पिक्चर, ये देखो। अब ये एक पर्सन है, सरफेस से जा रहा है नीचे, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से गैस, आपको बताया था हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, तो गैस की सोल्यूबिलिटी इसके ब्लड में बढ़ जाएगी। अब जब ये वापस ऊपर आएगा तो सोल्यूबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो पहले ब्लड में सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा हो गई थी, अब जब वो ऊपर आ रहा है तो सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी गैस, तो वो डैमेज कर सकती है नर्व्स को, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, वो बर्स्ट भी हो सकती है, और बर्स्ट नहीं होगी तो सडन पेन हो सकता है। तो बाहर आने के बाद इसको बहुत ज्यादा पेन होगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर 3, फंक्शन ऑफ लंग्स। तो लंग्स के फंक्शन में इसका रोल है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो जब हम एयर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, O2 को, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी के लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, मतलब गैस का जो डिसोल्यूशन है ब्लड में वो कम हो जाएगा। जब गैस कम डिसोल्व होगी ब्लड में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर, मतलब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके वेरियस ऑर्गन्स तक जाएगी बॉडी के, और वहां पर जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वापस से ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगी और हीमोग्लोबिन एज इट इज सेम रह जाएगा। तो ये थर्ड इसका एप्लीकेशन है। तो पहला सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, ठीक है। दूसरा जो डीप सी डाइवर्स है उनको बैंड से बचाने में फिर उसमें हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। हीलियम का मिक्सचर इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हीलियम की सोल्यूबिलिटी गैस में बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। तो सोल्यूबिलिटी कम होगी तो वो ब्लड में सोल्यूबल ही कम होगी, तो नाइट्रोजन प्रेशर बढ़ाने के साथ, ऑल्दो प्रेशर नाइट्रोजन भी कम सोल्यूबल है ब्लड में, उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब भी प्रेशर बढ़ाने से नाइट्रोजन डिसोल्व हो जाती है। बट हीलियम प्रेशर बढ़ाने से भी डिसोल्व नहीं होती है, ये बहुत कम डिसोल्व होती है, नेग्लिजिबल।
अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स। मैंने बताया था प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा, तो हाई प्रेशर के साथ ही लंग्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं ब्लड के साथ, और फिर वो वापस से हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रेशर है एक। फिर नेक्स्ट नंबर 4, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो जो लोग ऊपर ऊंचाइयों पर रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर रहते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम से सफर करते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है एनोक्सिया। एनोक्सिया ये है वो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब जैसे ही कोई अर्थ सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स सरफेस पे ज़्यादा हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर ऊपर कम है तो ब्लड में ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन है, जो सोल्युबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो जब सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ब्लड में ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हमें मिलेगी नहीं। जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमें नहीं मिलेगी तो ब्रेन तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे कि पर्सन प्रॉपरली सोच नहीं पाएगा। सो इन दिस प्रॉब्लम पीपल्स आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और बहुत ही जल्दी वो थकान महसूस करते हैं, फैटिग हो जाते हैं उनको, एंड दे फील टायर्ड वेरी क्विकली। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये है हमारी हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। तो हेनरी लॉ की एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन और देख लो, फिर उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक हो जाता है खत्म, और कल नया टॉपिक शुरू करेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ये है, अगर कोई भी गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना लेगी तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब गैस वाटर के साथ प्रोडक्ट नहीं बनानी चाहिए, वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए उसके साथ। तो गैस इफ अमोनिया कंबाइंड विद वाटर इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पर हेनरी लॉ वर्क नहीं करेगा। तो हेनरी लॉ वर्क जब ही करेगा जब गैस रिएक्ट ना करे। ठीक है, वो एज इट इज गैसियस फॉर्म में हो और केवल सोल्यूबल हो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से, ना कि बॉन्डिंग की वजह से। वहाँ बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा हेनरी लॉ। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेपर प्रेशर। मैं आज ही बता रहा हूँ आपको अपना टॉपिक। कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में स्टार्ट करेंगे हम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मींस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एजोट्रॉप्स। तो ये सारी चीज करेंगे हम कल के लेक्चर में। तो अगेन आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।